हेलो नमस्कार साथियों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के बारे में। एक प्रोटेक्शन स्कीम होती है ये, जो कि स्विच गेट प्रोटेक्शन में हमें पढ़ने को मिलती है और मेंटेनेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए, चलिए हम बेसिकली इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को बचाने का काम करती है। ये कोई इक्विपमेंट है तो उसके इस साइड से लेकर और इस साइड तक, यानी कि इस इक्विपमेंट को बचाने के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इसमें ट्रांसफार्मर्स के साथ इसका यूज किया जाता है। अब इसका जो अपडेटेड वर्जन है REF रिले आ गया है। मोस्टली अब REF का इस्तेमाल करते हैं, पहले डिफरेंशियल का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। मैं बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को बने रहिए आप, और मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या कमी रही थी। सो हमने इसको निगलेक्ट करके हमने REF पर पहुँचे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को बचाने, किसी पर्टिकुलर एरिया को, जोन को बचाने के लिए, जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें वही KCL वाला एक रूल है जो वही लगता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब यानी कि जितना सप्लाई हमारा करंट यहाँ से गया उतना अगर हमें इस वाली सीटी पर हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा ये बीच में एक रिले लगी होती है, ये ऑपरेट हो जाती है। ऑपरेट हो जाती है तो ट्रिप कर देती है सर्किट को। चलिए अब करते हैं शुरू। देखिए, हमारा इतना ये जोन है, ये हमारा, इस जोन को बोलेंगे ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो सकता है, पावर ट्रांसफार्मर, कुछ भी हो सकता है। क्या? ट्रांसफार्मर, इसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर। ये है डेल्टा वाइंडिंग, ये है स्टार वाइंडिंग। स्टार वाइंडिंग को न्यूट्रल भी किया है, देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में इस तरह से हमने 6 सीटी का इस्तेमाल किया जाता है, 3 इस पार और 3 इस पार, जिनके रेशियो अलग अलग रहते हैं। मान लिया कोई ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राइमरी वाइंडिंग 11 kV है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी 430 वोल्टेज की है। प्राइमरी 11 kV है, सेकेंडरी 430 है, तो प्राइमरी में करंट भी हमारा वोल्टेज अधिक है तो करंट कम होगा। करंट सपोज दैट हमारा मान लिया 150 एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, बाकी आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहें वो पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मान लिया कि लगभग 4000 एम्पियर के समथिंग करंट निकल के आएगा, वो मान लेते हैं 4000 एम्पियर करंट। इधर वोल्टेज कम हो गया, करंट बढ़ गया, क्योंकि पावर सेम रहनी चाहिए। किसी भी पावर का हम ले सकते हैं, यहाँ मैं पावर डिसाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ये अपने आप से ऐसे ही ले लिया है। कोई अगर पावर डिसाइड करेंगे फिर हमें पर्टिकुलर भाग देकर निकालना होगा कितना करंट कौन सी जोन में, कौन सी बैंडिंग में फ्लो हो। फिर इसी तरह से देखिए दोस्तों, आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारी डेल्टा साइड की वाइंडिंग है और डेल्टा साइड की वाइंडिंग पर ये सीटी जो हमारी लगी हैं वो स्टार में कनेक्टेड है और ये स्टार वाइंडिंग की ओर सीटी लगी हैं वो डेल्टा में कनेक्टेड है ना। हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा फार्मूला होता है कि स्टार वाइंडिंग के लिए हम क्या रखते हैं, IL बराबर, यानी लाइन करंट बराबर फेज करंट के रहता है, और BL बराबर √3 BP होता है। हम ये करंट बेस्ड प्रोटेक्शन रिले है तो करंट की ही बात करेंगे, वोल्टेज को हम नहीं छेड़ने वाले। ये हमारा क्या है, डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग में क्या होता है कि IL बराबर √3 IP। ये आपको पता होगा IL किसको कहते हैं और IP किसको कहते हैं। IL जब फेज और फेज के बीच का हम कोई वोल्टेज का मेजरमेंट करते हों वहाँ पर लाइन करंट होता है, और जहाँ फेज और न्यूट्रल हमें मिलता हो, फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज का मेजरमेंट करें वहाँ फेज करंट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कोई रेशियो ले लिया, मान लिया 150/1 का, 150/1 की मैंने सीटी ले ली है और 150/1 की सीटी से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर 150 एम्पियर का IL बराबर IP है, तो यहाँ पर मेरा लाइन करंट जो है वो 150 आ रहा है और इस बाइंडिंग से होता हुआ 1 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है। इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन के जरिए इसका भी रेशियो डिसाइड करते हैं।
अब इसका रेशियो किस तरह से डिसाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर करंट कितना है 4000 एम्पियर। 4000 एम्पियर को हम यहाँ पर हम सीटी लेने वाले हैं, हम कितने की सीटी लें ऐसे हमें डिसाइड करना होगा, कितने की सीटी लें, कितने रेशियो की, कि हमारा इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, जो इधर हो वही इधर होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 4000 एम्पियर है, मान लिया मैंने 4000 बाई कितने की मैं सीटी लूँ कि हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा BP बराबर IL बाई √3 पहुँच जाएगा, ये वाला हम IP का मान निकालेंगे और लाइन करंट को नीचे ले लेंगे। वही मैं यहाँ पर अगर 1/√3 करूँगा तो लगभग 0.58 समथिंग आएगा। तो मैं यहाँ पर 4000 बाई 0.58 एम्पियर की सीटी लूँगा। कितनी, यहाँ पर लिख लेते हैं 4000 बाई 0.58 एम्पियर की। जब ये डेल्टा बाइंडिंग में जाएगा तो पूरा 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि लाइन करंट फेज करंट यहाँ पर आ जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा पूरा। इस तरह से सभी में ये सीटी लगी होती हैं, सभी में इस तरह से सभी में इस सप्लाई से होता है। देखिए अब मैं यहाँ पर फॉल्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए फॉल्ट की बात कर लेता हूँ, ये कहाँ कहाँ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है और कहाँ पर नहीं देता। ये मेरे RYV हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मान लिया अगर मेरा कोई फॉल्ट, इस वाइंडिंग में मेरा कोई फॉल्ट हो गया, ग्राउंड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया जो भी, तो यहाँ का करंट भी बढ़ जाएगा, यहाँ का करंट बढ़ जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर लोड पड़ा, लोड यहाँ पर भी पड़ा, करंट यहाँ पर भी बढ़ गया। ठीक, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इस सीटी से फ्लो हो रहा है, तो दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। मान लिया इधर मेरा 4000 था, 40000 बहने लगा, 4000 की जगह 40000 हो गया, यहाँ पर 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर हो गया। इधर भी मेरा 150 था, 150 की जगह 1500 बहेगा, तभी इधर 4000 जाएगा, क्योंकि रेशियो को सेम ही है। तो मेरा दोनों तरफ से अगर मेरा सेम करंट आ रहा है, इधर से भी सेम आ रहा है, तो ये निगलेक्ट होकर 0 बना देंगे। ठीक है, तो मेरी रिले ऑपरेट नहीं होगी। तो इससे क्या समझे हम, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, यानी कि आउट एरिया में ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, केवल इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन देता है, एक्सटर्नल को नहीं देता। तो चलिए, अब ये तो हो गई कि बाहर की ओर फॉल्ट हुआ तो प्रोटेक्शन हमारा रिले नहीं दे रहा है। अब मान लिया अगर मेरा कोई फॉल्ट इंटरनल भाग में यहीं पर हो गया, यहाँ पर हो गया मेरा कोई फॉल्ट, या मेरा कोई फॉल्ट यहाँ पर हो गया, मैं दोनों जगह की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से तो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ तक वो करंट नहीं, यहाँ पर फॉल्ट हो गया। अब इससे आगे का सर्किट बंद हो गया, सर्किट बंद हो गया तो इस वाली रिले में सप्लाई नहीं पहुँची। अब इधर से जो करंट आएगा वो इस वाली रिले को, ये मेरी रिले है, ये रिले को, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कॉइल। क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कॉइल। कुछ वैल्यू तक की करंट को रोक कर रखती है, बाकी की अगर ज़्यादा होती है फिर ये कॉइल को भेज देती है, कहती है भाई अब तू निपट। तो ये जैसे ही यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर मेरा सर्किट कट हो गया। अब इस वाली सीटी में 0 एम्पियर करंट हुआ, 0 एम्पियर हुआ तो इधर से निगलेक्ट, यहाँ से कोई ये करंट नहीं हुआ, लेकिन इधर से एक करंट आ रहा है मेरा, यहाँ से आ रहा है। अब ये करंट इधर ना जाके सीधे शॉर्ट पाथ को रिले की ओर जाएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगी, रिले मेरी ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरा कोई फॉल्ट, मान लिया मेरा फॉल्ट यहाँ पर आ गया, वैसे ये इंटरनल पार्ट हो गया, यहाँ पर सपोज दैट आ गया यहाँ पर फॉल्ट, तो मेरा यहाँ पर उसी EMF की जरिए मेरा इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया या कम हो गया मेरा, ये वाली से इस वाले से करंट आया और यहाँ पर इधर से आया, लेकिन डिसबैलेंस करंट होगा, ये वाली रिले से नीचे जाएगा, ऑपरेट हो जाएगी, तुरंत सर्किट को ट्रिप करा देगी। इस तरह से हमारा ये REF प्रोटेक्शन रिले काम करती है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें वही बात कहने की कोशिश की गई है आपको, ये डेल्टा बाइंडिंग, ये स्टार बाइंडिंग थोड़ा सा अलग तरह से। देखिए मान लिया वही मेरा रेशियो है कि 150/1 और 4000/0.58, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार बाइंडिंग, ये इस बार हम स्टार बनाने वाले हैं, इस बार हम डेल्टा बनाते हैं।
तो वही यहाँ से जो सप्लाई जाएगी, मतलब इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होनी चाहिए। यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ से भी 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से भी 1 एम्पियर, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर जीरो, इस कॉइल में कोई करंट नहीं। वही भाग इधर भी कोई अगर सप्लाई जा रही है, इधर भी सप्लाई जा रही है, दोनों जीरो हो। वहीं पर अगर कोई फॉल्ट आया, कोई कंडीशन फॉल्ट की ऐसी आई, तो इधर करंट फ्लो होना बंद हो गया, यहाँ से सप्लाई आई और सीधे फिर नीचे चली गई। नीचे इसमें आ गई, रिले ऑपरेट हो गई। क्या हो जाएगी? रिले मेरी ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट को ट्रिप करवाने का काम करेगी, अलार्म देने का काम करेगी। ये इनके काम रहते हैं, सर्किट को ट्रिपिंग और अलार्म जैसी जनरेट करने का काम करती हैं। मोस्टली ये हाई प्रोटेक्शन रिले हैं तो सीधे ट्रिपिंग का ही काम करती हैं, अलार्म सीधे ट्रिपिंग करने का काम करेंगे, अलार्म का नहीं। देखिए ये कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है वो मैंने बताया है कि ये लाइन टू लाइन, वही इंटरनल फॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब इंटरनल भाग में ही जो फॉल्ट हो रहे हैं वही ये उसी से बचा रही। ये मेरा एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ, एक्सटर्नल फॉल्ट से इसने कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि हमारा यहाँ तक दोनों सीटी में हमारा सेम करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों सीटी में अगर सेम करंट फ्लो हो गया तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं होगी। देखिए लाइन इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देगी, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड। मान लिया अगर कोई आर फेज है वो सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, अर्थ हो गया, तो लाइन टू ग्राउंड से भी फॉल्ट देगी, से प्रोटेक्शन देगी, और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन। दो वायर आपस में चिपक गए तब भी करंट का मान वैल्यू हाई हो जाएगी और सीटी ऑपरेट हो जाएगी रिले। तो इस तरह से तो आज मैंने आपको डिफरेंशियल रिले के बारे में बताया है। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ इसमें और बता दूं मैं आपको कि इसका यूज अब बंद क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसका यूज अब कम कर दिया गया काफ़ी हद तक। अब REF का यूज़ करते हैं हम, REF SEF। देखिए इसका यूज़ क्या है, क्योंकि ये बाइंडिंग के 15% जो भाग होता है इसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। कैसे नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, 0.05% समथिंग, 0.05% या 15% समथिंग होती है। तो इस भाग में अगर कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है, इस भाग में अगर कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है तो ये रिले पर्टिकुलर सही बताती है उसको, मतलब ये उसको इंडिकेट नहीं कर पाती। इस वजह से हमने इसका यूज कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत माइनर सा अगर कोई लीकेज हो गया तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस वजह से हमने इसका यूज कम कर दिया और REF SEF को लेकर आए। तो इसी कारण किसी टॉपिक के मैं REF SEF NGR इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और नए नए टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। आप भी कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को जल्द से जल्द आपके समकक्ष लाया जाए।